गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वॉइस क्लियर है? ओके, चलो। अब फ्रेंड्स, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट हम लोगों को स्टार्ट करना है आज। कल हम लोगों ने थोड़े बहुत प्रोविजंस देख लिए थे, बट वो तो सिर्फ ओवरव्यू था। ध्यान से समझो, यहाँ पे अटेंशन। कल हमने एक सेक्शन डिस्कस किया था 132 करके। क्या था 132? 132 के जो प्रोविजंस थे वो थे सर्च के प्रोविजंस। 132 जो है उसके जो प्रोविजंस थे वो थे सर्च। 132A रेक्विजिशन। अच्छा, अब सर्च में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था मैंने कि सर्च वारंट इशू होता है। सर्च कब कंडक्ट होता है, मतलब व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर इनिशिएशन ऑफ सर्च। फिर सर्च वारंट इशू किया जाएगा। पावर्स देखे थे हमने ड्यूरिंग सर्च। एंड 132A अपन ने पढ़ा था रेक्विजिशन करके, कि अगर समझो आप सर्च करने गए और सर्च के वक्त पता चला कि असेट्स जो है वो पहले से ही कोई दूसरे लॉ के हिसाब से सीज हो चुके हैं, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स जो है वो सीज हो चुकी है, तो फिर आप लोग क्या करोगे? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट करेगा जो अदर डिपार्टमेंट से या अदर अथॉरिटीज़ है कि एक बार आप लोगों का असेसमेंट ख़त्म हो जाए, एक बार आपका काम कंप्लीट हो जाए, तो हैंड ओवर दिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड असेट्स टू अस। सो दैट इज रेक्विजिशन। ये सर्च एक सेक्शन किया था 133A करके। क्या था 133A? तो 133A इज सर्वे। अब सर्वे में तीन चीज़ें थी। सर्वे एट अ प्लेस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, फिर सर्वे एट एनी फंक्शन, सेरेमनी और इवेंट, एंड सर्वे फॉर TDS एंड TCS। एज कंपेयर टू सर्च, सर्वे के अंदर जो पावर्स दिए गए हैं क्या नहीं से वो थोड़े से कम है। पावर्स थोड़े से कम है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि लोग क्या करते थे, सर्च करते थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, लेकिन फिर पता चलता था सर्च में कुछ मिला ही नहीं है, तो उनका नाम जो है वो खराब होता था, और इसी रीजन के वजह से सर्वे के प्रोविजंस डाले गए थे। अब इसमें तीन टाइप के सर्वे थे। बिजनेस एंड प्रोफेशन जहाँ पे कर रहे हो, TDS TCS एंड फंक्शन सेरेमनी। अब जो आपका पहला सर्वे है बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला, बिजनेस एंड प्रोफेशन का जो सर्वे है उसमें आप थोड़ा सा याद करो, जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो ना, वहाँ पे इनकम टैक्स अथॉरिटी कैन एंटर ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। बट इफ सपोज आप लोगों ने बोला है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, कैश, अदर वैल्यूएबल्स आर एट सम अदर प्लेस, तो अदर प्लेस पे वो लोग एंटर तो कर सकते हैं ड्यूरिंग आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट। तो वो चीज़ ध्यान में रखना। कोई भी फंक्शन, सेरेमनी या इवेंट के अंदर भी वो लोग एंटर कर सकते हैं। और बट क्वेश्चंस कब पूछने हैं? तो क्वेश्चंस पूछने हैं एक बार फंक्शन, सेरेमनी या इवेंट खत्म हो गया तो वो हम लोगों ने पढ़ा था। फिर पता है एक सेक्शन और करवाया था 133B करके। 133B एक फॉर्म आता है, फॉर्म नंबर 45D। उसमें पता है एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो 133B में वो लोग पूछ सकते हैं। इसको अपन ने नाम दिया था डोर टू डोर सर्वे करके। फिर एक और सेक्शन करवाया था 133C करके, जहाँ पे मैंने वो एग्जाम्पल लिया होगा डमी वाला, कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिला तो इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करने के लिए दे कैन इशू अ नोटिस, एंड नोटिस का जो रिप्लाई आया उसका आउटकम वो लोग इनकम टैक्स अथॉरिटी को दे सकते हैं। ऐसा पूरा 133C डिस्कस किया था। तो ये सारे सेक्शंस हमने कल डिस्कस कर लिए थे। अब फ्रेंड्स, आज जो अपना डिस्कशन है वो है ऑन 147 टू 153। सब कुछ तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा आज, 2 लेक्चर्स जाएंगे इसमें, क्योंकि थोड़ा सा हेवी है, अपने को थोड़ा सा स्लो जाना पड़ेगा। ओल्ड प्रोविजन, न्यू प्रोविजन सब देखना पड़ेगा। अब ध्यान देना,
ठीक, पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। पहले एक था रेगुलर असेसमेंट जो अभी भी है 143(3) करके, फिर है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो अभी भी है 144 करके, फिर और एक था इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 147 करके, और एक था पोस्ट सर्च असेसमेंट जो था 153(A) करके, 153 है। ऐसे 4 टाइप के असेसमेंट थी, 4: रेगुलर असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट एंड पोस्ट सर्च असेसमेंट। ये पोस्ट सर्च असेसमेंट के पहले, इसके पहले 2003 के तक एक कॉन्सेप्ट था ब्लॉक असेसमेंट करके। ये ब्लॉक असेसमेंट को हटाया गया, बनाया गया पोस्ट सर्च असेसमेंट। 153(A) से लेके 153(D) तक सेक्शंस थे। उसके बाद पोस्ट सर्च असेसमेंट को हटा के इसको मर्ज कर दिया 147 के अंदर, और अब उन्होंने वापस से 147 में से डीमर्ज कर दिया है और वो लोग ब्लॉक असेसमेंट सिस्टम लेके आए वापस से। ये फ्लो समझ में आ रहा है आप लोगों को? वापस से ब्लॉक असेसमेंट का कॉन्सेप्ट आ चुका। तो अब प्रोविजन थोड़े से ना कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं। पहले हम लोग जो लास्ट ईयर तक प्रोविजन थे वही पढ़ने वाले हैं। एक सेकंड, ठीक है। अब ये थोड़ा सा हम लोगों को डिटेल में देखना पड़ेगा। 147 ओल्ड प्रोविजन न्यू। अब क्या हुआ है सुनो, इस साल में 147 को भी अमेंड किया है और 147 में से ब्लॉक असेसमेंट, ये सर्च एंड सीजर को भी हटा दिया है। तो दोनों चीजें हमें देखनी है। तो अब ध्यान से समझना, अपन स्टार्ट कर रहे हैं विथ 147 नाउ। मैं सेक्शन थोड़ा सा आगे पीछे पढ़ाऊंगा, लास्ट में मैं आपको एक समरी जैसा दूंगा, तो यू विल गेट अ क्लैरिटी। अब फ्रेंड्स, सेक्शन नंबर 147 इज इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। अभी हम ये सेक्शन पढ़ रहे हैं बिफोर अमेंडमेंट। बिफोर अमेंडमेंट अपन सेक्शन पढ़ रहे हैं 147। 147 में क्या पास होगा? ऑर्डर पास होगा। ऑर्डर मतलब असेसमेंट कंप्लीट होगा तब की बात कर रहे हैं। बट तुम देखोगे तो 147 इज सब्जेक्ट टू 148 to 153। मतलब 147 क्या बोल रहा है? जो 148 से 153 में लिखा है वो फॉलो करो। अब तुम अगर जाते हो पहले सेक्शन नंबर 148 में, तो 148 क्या बोलता है कि आई एम सब्जेक्ट टू 148A। आई एम सब्जेक्ट टू 148A। तो इट इज लाइक कि अब आपका पहला 148A फॉलो करो, 148 के फॉलो करने के बाद 148 फॉलो करो। अच्छा, 148 क्या है? तो 148 इज नोटिस फॉर 147। तो 148 है, उसके पहले फॉलो करो, फिर 148 की नोटिस आएगी, नोटिस के बाद 147 में ऑर्डर पास होगा। ये वाली जो नोटिस है ना, ये वाली नोटिस इशू करने का टाइम इज गिवन इन 149, एंड ये वाला जो ऑर्डर है, वो पास करने का टाइम लिमिट इज गिवन इन 153 सबसेक्शन 2। लेकिन असेसमेंट स्टार्ट होगा ये नोटिस से, एंड होगा यहां पे। बट ये नोटिस आने से पहले 148A के अंदर क्या होना चाहिए? तो 148A के अंदर आप लोगों का एक प्रोसीजर दिया हुआ है, वो फॉलो होना चाहिए। बैठा आपके दिमाग में इतना? तो फ्रेंड्स, आप लोगों को 148A पहले फॉलो करना पड़ेगा,
एंड 148A फॉलो करने के बाद फिर आप नोटिस इशू कर पाओगे 148 के अंदर, बराबर। अब हम लोग पहले एक बार 147 देखते हैं। 147 जो है उसमें क्या दिया है, 147 में लिखा है इफ एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स in case of an assessee has escaped assessment for any assessment year, the assessing officer may, subject to the provisions of 148 to 153, assess or reassess such income or recompute the loss or depreciation allowance or any other allowance or deduction for such assessment year hereafter in this section and in section 148 to 153 referred as relevant assessment year. For the purpose of assessment, reassessment and recomputation under this section, the assessing officer may reassess the income in respect of any issue which has escaped assessment, and such issue comes to his notice subsequently in the course of proceedings under this section, irrespective of the fact that whether the provisions of 148A have not been complied with. ठीक है, 147 सिंपल है, क्या बोल रहे हैं कि हम असेसमेंट करेंगे, बट दिस प्रोविजन इज सब्जेक्ट टू 148। कल ही मैंने आप लोगों को ये 3 वर्ड्स एक्सप्लेन कर दिए थे, असेसमेंट, रीअसेसमेंट एंड रिकम्प्यूटेशन। क्या यहाँ पे पहली बार आपका असेसमेंट हो सकता है? आंसर इज यस। एक बार आपका असेसमेंट हो चुका है, वापस से हो सकता है? अगेन आंसर इज यस। पहले 2 बार हो चुका है और तीसरी बार भी हो सकता है? अगेन आंसर इज यस। सो यहाँ पे असेसमेंट आपका हो सकता है। अब डायरेक्टली है ना, डायरेक्टली अपन जाते हैं कौन से सेक्शन पे? 148A पे। हाँ, 148A पे जाते हैं, ध्यान देना। 148A में स्टार्ट कर रहा हूं। 148A पहला सेक्शन है जो अपने को डिस्कस करना है, बिकॉज 148A के बाद ही आप नोटिस इशू कर पाओगे। नॉर्मल जब आपको रेगुलर असेसमेंट करवाया था 143(2) का नोटिस जाता था, जिसका टाइम लिमिट अगर याद हो तो 3 मंथ्स था, और 3 मंथ्स में वो नोटिस सर्व हो जाना चाहिए था। बट अब यहाँ पे वो लोग क्या बोल रहे हैं, 148 में नोटिस भेजना है तो नोटिस भेजना है, लेकिन नोटिस भेजने से पहले आप 148A का प्रोसीजर फॉलो करो। अब 148A का प्रोसीजर क्या है, ध्यान से सुनना। 148 जो है, 148A इज कंडक्टिंग इंक्वायरीज, providing opportunities before issue of notice under section 148। 148 की नोटिस के पहले यू फॉलो 148A का प्रोसीजर। एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ 147 was to reduce litigations। दिमाग में ना ये डाल देना, कल ही मैंने आपको एक याद हो तो पैराग्राफ भी पढ़ाया था, ये पूरा कॉन्सेप्ट आया है टू रिड्यूस लिटिगेशंस। अब 148A में क्या लिखा है देखो, द असेसिंग ऑफिसर शैल बिफोर इशूइंग एनी नोटिस अंडर 148, सो बिफोर स्टार्टिंग एनी असेसमेंट अंडर 148, नंबर 1, he should conduct any inquiry if required with a prior approval of a specified authority with respect to the information which suggests that income chargeable to tax has escaped assessment। सी जितनी भी बार आपको है ना ऐसा आएगा ना कि विथ एन अप्रूवल ऑफ दिस अथॉरिटी, अंडरस्टैंड इट इज अ चेक कि भाई आप ये प्रोविजन का मिसयूज नहीं कर रहे हो, क्योंकि हमेशा असेसिंग ऑफिसर जो है वो ऐसा ही चाहेगा कि हम असेसी को थोड़ा बहुत परेशान कर सकें। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग एक अथॉरिटी को डाल देते हैं उसके ऊपर, क्योंकि एक लेवल के बाद है ना तुम यू कैन से अपना नाम खराब नहीं करना चाहोगे। तो इसीलिए एओ को ऊपर हमेशा रेस्ट्रिक्शन डाल दिया जाता है, क्या कि भाई तू इसका अप्रूवल ले ले, तू उसका अप्रूवल ले ले, ताकि जो प्रोविजंस है ना उसका मिसयूज ना हो फ्रेंड्स। सो देखो एओ को क्या बोला गया, एओ यू कंडक्ट एनी इंक्वायरी इफ रिक्वायर्ड विथ अ अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी। नाउ स्पेसिफाइड अथॉरिटी जो है ना फ्रेंड्स उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 151 के अंदर। 151 एक्सप्लेन्स स्पेसिफाइड अथॉरिटी। हायर अथॉरिटीज समझ के चलो अभी, एंड हायर अथॉरिटीज के पास आपको जाना है, अप्रूवल लेना है,
आपको इंक्वायरीज कंडक्ट करनी है इफ रिक्वायर्ड विद अ प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी। इंक्वायरीज कंडक्ट करने के लिए आपको अप्रूवल चाहिए होगा विथ रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन, with respect to information which suggests that income chargeable to tax has escaped assessment. So आपके पास पहले तो कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए which suggest that income chargeable to tax has escaped assessment. अब क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट। तो ये जो वर्डिंग्स है ना, ये वाले वर्डिंग्स यहाँ पे इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट, ये वाले वर्डिंग्स, इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है सेक्शन 148 में। और 148 में नीचे देखो आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन नंबर 1। एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोल रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन मतलब 148 एंड 148A जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, information with assessing officer which suggests that income chargeable to tax has escaped assessment means, मतलब अब इधर मीनिंग दिया है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तुम अगर देखोगे तो इसमें एक पॉइंट देखो क्या है, एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर एन अग्रीमेंट रेफर्ड इन सेक्शन 90 एंड 90 है। याद आ रहा है? DTAA, ये DTAA अपना DTAA बनाने का पर्पस क्या था? तो नंबर 1 अवॉइडेंस ऑफ टैक्स एंड नंबर 2 एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो समझो वहां से कोई इंफॉर्मेशन आई है असेसिंग ऑफिसर को थ्रू DTAA और वो इंफॉर्मेशन से पता चल रहा है क्या कि इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। तो ऐसे उन्होंने 5 चीजें यहां पे बताई है, 5 चीजें, ये 5 चीजें, ये 5 जगह से आपको इंफॉर्मेशन आई है क्या, दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, देन ओनली यू कैन स्टार्ट 147 का असेसमेंट। सो आपके पास पहली चीज क्या होनी चाहिए? इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन। सो आप इंक्वायरीज कंडक्ट करो इफ रिक्वायर्ड विद अ प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी विथ रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट। तो आप समझो स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1, तो स्टेप नंबर 1 है आपको 148A फॉलो करना है। 148A 148A में आपके पास पहले ही क्या होना चाहिए? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन होना चाहिए विच सजेस्ट एस्केपमेंट ऑफ इनकम। दैट आपके पास इंफॉर्मेशन है क्या? इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। और आप अभी ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या करना चाहते हो? इंक्वायरी। इसके लिए आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी। बैठ रहा है दिमाग में आपके? स्पेसिफाइड अथॉरिटी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 151 में। पहले आप समझ लो, फिर मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए, पहले आप समझ लो फिर। अच्छा, अब ये आपके पास इंफॉर्मेशन है विच सजेस्ट एस्केपमेंट ऑफ इनकम, ये दिया गया है एक्सप्लेनेशन नंबर 1 टू सेक्शन नंबर 148, बराबर? ये एक्सप्लेनेशन 1 में दिया है, ठीक है, उसको साइड में रखो। चलो, अब आपने इंक्वायरीज कर ली, प्लस आपके पास इंफॉर्मेशन था, उसके बेसिस पे इंक्वायरीज हो गई। अब क्या करना है? अब आपको पता चल गया है कि देयर इज एस्केपमेंट ऑफ इनकम। किसको? असेसिंग ऑफिसर को। नाउ असेसिंग ऑफिसर यू डू वन थिंग, यू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द असेसमेंट। अच्छा, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता दूं, पहले ये सेक्शन में इधर तुम्हारी डॉट 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 दिख रहा है ना, डॉट 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 23 लिखा है ऊपर, इधर पहले लिखा था एंड ये प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, पर उसके पहले यू टेक एन अप्रूवल ऑफ वापस से स्पेसिफाइड अथॉरिटी। वो स्पेसिफाइड अथॉरिटी वाला अप्रूवल वाला पॉइंट यहां से हटा दिया है। सो अब तुम OBH दो, OBH बाय सर्विंग अपॉन हिम अ नोटिस
to show cause within such time as may be prescribed in the notice, not being less than 7 days, but not exceeding 30 days from the date on which such notice is issued, or such time as may be extended by him on the basis of application in this behalf, as to why notice under section 148 should not be issued on the basis of information which suggests that income chargeable to tax has escaped assessment in his case for the relevant assessment year, and results of inquiry conducted, if any, as per clause A. If you are able to understand, can I say this is like a show cause notice. तू बता हम तेरे को 148 की नोटिस क्यों ना भेजे. सो इट इज लाइक अ OBH विच इज गिवन टू असेसी. इसको मैं स्टेप नंबर A1 के अंदर स्टेप नंबर A बोल दूंगा. पहले इंफॉर्मेशन होना चाहिए और उसके बाद अब आप B में क्या करोगे, तो B में यू विल गिव OBH टू असेसी. आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को. OBH देना पड़ेगा असेसी को. ऑल दिस प्रोसीजर यू विल फॉलो बिफोर 148. अभी तक तो असेसमेंट स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ये असेसमेंट स्टार्ट भी नहीं हुआ है. ये 148A का प्रोसीजर पहले फॉलो करना है. नाउ यू गिव एन OBH टू असेसी. अच्छा, OBH जो है वो दी जाएगी बाय सर्विंग अपॉन हिम द नोटिस. और OBH में क्या पूछना है, वाई नोटिस अंडर सेक्शन 148 शुड नॉट बी इशूड. OBH में तुम्हें यह पूछना है, वाई नोटिस अंडर सेक्शन 148 should not be issued. This is like a show cause notice की तरह है. show cause, रीजन बता कि क्यों हम ना भेजे तुझे 148. अच्छा, अब आपको इसको टाइम देना पड़ेगा. टाइम मिनिमम कितने डेज देने पड़ेंगे, मिनिमम 7 दिन देने पड़ेंगे. देखो ना लिखा है, नॉट कहां पे लिखा है, ये रहा, नॉट लेस देन 7 डेज. इसका मतलब आपको देना पड़ेगा मोर देन और इक्वल टू 7 डेज. एंड मैक्सिमम टाइम कितना देना पड़ेगा, मैक्सिमम नॉट एक्सीडिंग 30 डेज. तो लेस देन और इक्वल टू 30 डेज. अब क्या होता है पता है, ये नोटिस जब जाती है ना, ये नोटिस को हम बोलते हैं 148A क्लॉज बी नोटिस, है ना. 148A क्लॉज बी है ना, ये वाला क्लॉज बी नोटिस है ये. तो 148 क्लॉज बी की जब नोटिस जाती है तो उसमें लिखा होता है कि ऐसे हम तुझे 25 दिन दे रहे हैं, हम तुझे 28 डेज दे रहे हैं. उसमें लिखा होता है, नोटिस के अंदर ही लिखा होता है. तुम देखोगे तो 7 दिन से ज़्यादा ही होते हैं, 30 दिन तक, 30 दिन से कम होते हैं उसमें. तो यहाँ पे क्या आपका एक्सटेंशन पॉसिबल है, एक्सटेंशन? तो आंसर इज यस. बट एक्सटेंशन कब हो सकता है फ्रेंड्स, एक्सटेंशन इज पॉसिबल कब, जब असेसी एप्लीकेशन करेगा. जब असेसी एप्लीकेशन करेगा तो एक्सटेंशन इज ऑल्सो पॉसिबल. देखो वापस पढ़ते हैं. प्रोवाइड एन OBH टू असेसी बाय सर्विंग अपॉन हिम अ नोटिस टू शो कॉज विद इन सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस. नोटिस में टाइम लिखा ही होगा, जैसे मैंने आपको बोला 25 दिन, 20 दिन. जो टाइम 7 दिन तक, 7 दिन से कम नहीं होना चाहिए और 30 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए. और ये देखो, और सच टाइम एज मे बी एक्सटेंडेड बाय हिम. हिम मतलब असेसी, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन इन दिस बिहाफ. तो असेसी एप्लीकेशन कर सकता है, बोलेगा मेरे को थोड़ा ज्यादा टाइम दो. एज टू वाई द नोटिस अंडर सेक्शन 148 शुड नॉट बी इश्यूड. बोलो, समझाइए. सो एक्सटेंशन इज पॉसिबल, एक्सटेंशन इज पॉसिबल. ये आपका ए पॉइंट था. ये जो है 148A क्लॉज ए था, ये क्लॉज बी हो चुका. अच्छा, अब सी पॉइंट बहुत सिंपल. सी पॉइंट बहुत सिंपल. क्या होगा सी पॉइंट में, कंसिडर द रिप्लाई ऑफ द असेसी फर्निश्ड इफ एनी इन रिस्पॉन्स टू शो कॉज नोटिस रेफर्ड इन क्लॉज बी. सो अब असेसी क्या करेगा, रिप्लाई करेगा. रिप्लाई, तो उसका रिप्लाई आएगा. आपने शो कॉज नोटिस भेजा, उसका रिप्लाई आएगा. और अब डी, ये याद रखना, दिस इज 148A क्लॉज डी. इसमें क्या दिया है क्लॉज डी में, देखो, डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड. तो जो भी आपके पास मटीरियल अवेलेबल है वो
मटेरियल अवेलेबल जो है वो दूसरा, इंक्लूडिंग रिप्लाई ऑफ असेसी, मटेरियल अवेलेबल है वो प्लस रिप्लाई। मटेरियल कहां से अवेलेबल होगा? अरे आपने इंक्वायरीज की थी ना स्टार्टिंग में, तो वहां से जो भी मटेरियल अवेलेबल है वो प्लस असेसी का रिप्लाई जो आया वो, दो चीजों को ध्यान में रखें। वेदर और नॉट इट इज अ फिट केस टू इश्यू नोटिस अंडर 148। अब वेदर और नॉट इट इज अ फिट केस टू इश्यू नोटिस अंडर सेक्शन 148। बैठ रहा है दिमाग में? अच्छा, अब देखो जरा आगे पढ़ते हैं। बाय पासिंग एन ऑर्डर, देखो क्या है बाय पासिंग एन ऑर्डर, मतलब ये 148D जो है ना, 148AD, इसमें एक ऑर्डर पास होगा। ऑर्डर पास होगा। कैसा हुआ तुम्हें समझ में आ रहा है? पहले नोटिस गई, नोटिस के बाद अब ऑर्डर पास हो रहा है। सो अब एक ऑर्डर पास होगा, यहां पे ऑर्डर पास होगा, और ऑर्डर में क्या रहेगा जरा देखते हैं। ऑर्डर विथ अ प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी, ये पहले ही आ गया वापस से, यहां पे अप्रूवल ले लेना ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी। ठीक है, कब तक ऑर्डर पास होना चाहिए? विदिन 1 मंथ, विदिन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रिप्लाई रेफर्ड टू इन क्लॉज सी इज रिसीव्ड। सो अगर असेसी ने रिप्लाई कर दिया है, रिप्लाई कर दिया है, तो विदिन 1 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ मंथ in which reply is received। बैठ रहा है दिमाग में? जिस मंथ में रिप्लाई आया वो मंथ के एंड में जाके वहां से 1 मंथ में यू शुड पास एन ऑर्डर। ऑर्डर में क्या रहेगा? यस दिस केस इज फिट फॉर 148, दिस केस इज नॉट फिट फॉर 148। अच्छा, दूसरा, अगर सर रिप्लाई नहीं आया तो क्या करेंगे? आगे देखो क्या लिखा है। Where no such reply is furnished, reply नहीं आया, then you should pass an order within 1 month from the end of the month in which the time or extended time allowed to furnish reply expires. So now you should pass an order within 1 month from end of month in which time limit to furnish reply expires। बोलो समझा इतना? अब है ना, थोड़ा सा आप अगर दिमाग चलाओगे ना, अपना थोड़ा सा दिमाग चलाओ। ये देखो, अभी तक असेसमेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ है। वो लोग ने क्या कर दिया, बोला कि तुम्हारे पास कुछ मैं समझो असेसिंग ऑफिसर हूं और आयुष जो है वो असेसी है। मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन आया विच सजेस्ट एस्केपमेंट ऑफ इनकम। मैंने क्या किया? मैंने इंक्वायरीज कर ली और मैंने आयुष को नोटिस भेजा 148A-B के अंदर कि भाई मेरे पास इंफॉर्मेशन है। अब देखो दो चीजें हैं, एक तो आयुष रिप्लाई करेगा। अच्छा, उसने रिप्लाई किया, अब आयुष को भी पता चल गया कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तो आयुष भी शायद वो चीज पे अग्री कर ले कि भाई नहीं है, भाई मेरा इनकम एस्केपमेंट हुआ था। अब इनकम एस्केपमेंट हुआ था, वो अग्री कर लिया, उसका रिप्लाई आ चुका। आई विल पास इमीडिएटली 1 ऑर्डर कि भाई नाउ दिस केस इज फिट फॉर 148 में लेके जाऊंगा, और वहां पे उसने अग्री तो कर ही लिया है, और अग्री कर ही लिया है तो कहने से वहां पे 147 का ऑर्डर पास करके असेसमेंट खत्म कर दूंगा। एंड अब तुम थोड़ा सा समझ पा रहे हो ना, तो ये चीज पे अब कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आयुष ने खुद ने अग्री कर लिया है। तो मैंने आपको क्या बोला था, मेन असेसमेंट करने से पहले एक मिनी असेसमेंट जैसा हो रहा है यहां पे। पहले हम आपको एक बार पूछ रहे, देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, आप बता दो अभी क्या है क्या है। सो ये एक छोटा सा असेसमेंट हो चुका, मेन असेसमेंट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, उसके पहले ही एक छोटा असेसमेंट हुआ है। और अब
ये आपका 4 पॉइंट है 148A के अंदर। ये अभी तक स्टेप नंबर 1 ही चल रहा है। स्टेप नंबर 1 इज 148A का नोटिस। अब है ना, अब 148A में खत्म नहीं हुआ है 148A। पहले इंक्वायरीज करेंगे, इंफॉर्मेशन आया, इंक्वायरीज करेंगे और एसएससी को ओबीएच देंगे, उसका रिप्लाई आएगा एंड वी विल पास वन ऑर्डर कि वेदर दिस केस इज फिट फॉर 148 और नॉट। अब समझो मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, मैंने एसएससी को बोला भाई मेरे पास इंफॉर्मेशन आ चुका है, एक काम कर चल अभी तू तेरा रिप्लाई दे। अब समझो एसएससी ने रिप्लाई दिया एंड रिप्लाई इज सेटिस्फैक्ट्री, तो कहने से मैं डायरेक्टली ऑर्डर पास करूंगा दिस केस इज नॉट फिट फॉर 148, देयर इज नो एस्केपमेंट ऑफ इनकम। मतलब 148 स्टार्ट करने से पहले ही कहने से काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। अब है ना, अब 148A के अंदर ही नीचे आप लोगों को एक प्रोवाइजो दिया गया है। प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन मतलब 148A, ये जो मैंने आपको 4 पॉइंट सिखा है, शैल नॉट अप्लाई इन केस वेयर 1, 2, 3 एंड 4। 1, 2, 3 एंड 4 मतलब क्या? अब ये जो प्रोसीजर मैंने आपको सिखाया, ये 4 चीजें जो मैंने आपको सिखाई, इंक्वायरीज, ओबीएच, रिप्लाई, ऑर्डर, ये करने की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है, ऐसा प्रोवाइजो बोलता है। अब प्रोवाइजो के अंदर है ना एक सेक्शन आएगा 135A करके, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या है? पढ़ो, फेसलेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। पता है मैंने आपको वो 133B करके सेक्शन पढ़ाया था, 133C करके करवाया मैंने सेक्शन, आगे और एक सेक्शन करवाऊंगा, कौन सा? 133 करके। ये सब में क्या है पता है? ये सब में यू कलेक्ट एन इंफॉर्मेशन है। बस 135A क्या बोल रहा है कि ये इंफॉर्मेशन अब से आपको फेसलेस कलेक्ट करनी है, मतलब सब चीजें ऑनलाइन आप लोगों को करनी है, बस सिंपल है, वही है, वही सारे सेक्शंस हैं जो अपन ने देखे हुए हैं। बस वो सारी इंफॉर्मेशन अब आप एसएससी को जाके मत पूछना, डायरेक्टली ऑनलाइन भेज देना, वो रिप्लाई कर देगा। सो 135A इज फेसलेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, बस इतना ध्यान में रखो। अब मैं वापस से 148A पे आ रहा हूं, आप जरा सा ये 4 पॉइंट्स पढ़ो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। प्रोवाइडेड से पढ़ो, प्रोवाइडेड दैट पढ़ा? देखो अब वो लोग क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट प्रोवाइजो जो है, फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 148A, क्या लिखा है फर्स्ट प्रोवाइजो में? नंबर 1, अगर एसएससी पे सर्च हुआ है अंडर सेक्शन 132 या फिर रेक्विजिशन है अंडर सेक्शन 132A, या फिर कोई इंफॉर्मेशन मिला है अंडर सेक्शन 135A, फेसलेस इंफॉर्मेशन, या फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिले हैं, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं या असेट्स मिले हैं ऑफ अदर पर्सन। अगर आपको याद हो ना ये चीज अदर पर्सन वाली, कल ही मैंने आपको 153C करके पढ़ाया था कि समझो स्वयं आपके यहां पे सर्च हुआ था एंड आपके यहां से टोटल 100 असेट्स मिले थे। आपने ये एक्सप्लेन कर दिया क्या आउट ऑफ 100 असेट्स सम असेट्स बिलोंग टू आयुष। सो नाउ योर असेसिंग ऑफिसर ही विल हैंड ओवर दोस 20 असेट्स टू असेसिंग ऑफिसर ऑफ आयुष, एंड अगर असेसिंग ऑफिसर ऑफ आयुष को लग रहा है कि दिस थिंग रिप्रेजेंट्स अनडिस्क्लोज्ड इनकम ऑफ आयुष, तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट सर्च, मतलब ये असेसमेंट इन केस ऑफ पोस्ट सर्च असेसमेंट इन केस ऑफ आयुष। तो अब तुम देखोगे तो ये 4 केसेस। अच्छा मैंने क्या किया है यहां पे तुम देखोगे ना, तो पहले में ही रेक्विजिशन एंड सर्च आ चुका, सर्च इज इनिशिएटेड और रेक्विजिशन इज मेड अंडर 132A। ये जो 2 पॉइंट है ना, ये 2 पॉइंट B और C, इसको मैंने क्लब कर दिया है। द असेसिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड विद अ प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर दैट एनी मनी बुलियन ज्वेलरी
valuable article or thing seized or requisitioned in case of any other person on or after first day of April 2021 belongs to the assessee. This point deals with assets which are seized and this point deals with books of accounts and documents which are seized. एंड अब तुम देखोगे ना सब जगह पे एक डेट दी गई है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 21, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 21. क्यों? क्योंकि है ना यहां पे 1 अप्रैल 21 ऑनवर्ड्स, 1 अप्रैल 21 ऑनवर्ड्स और यहां पे भी 1 अप्रैल 21 ऑनवर्ड्स. क्यों पता है? क्योंकि 31 मार्च 21 तक है ना पोस्ट सर्च असेसमेंट था जो क्लब हो गया ना 147 में. 31 मार्च 21 तक इट वॉज अंडर 153A to 153D. सो अप टू 31 मार्च 2021 सर्च एंड रेक्विजिशन जो था was covered by 153A to 153D. बैठा दिमाग में ये वाला पॉइंट. अब ये चार केसेस जो है, ये चार केसेस में नो नीड टू फॉलो प्रोसीजर अंडर सेक्शन 148A. सर्च हुआ क्या हो जाएगा? डायरेक्टली इश्यू नोटिस अंडर 148. रेक्विजिशन हुआ डायरेक्टली इश्यू नोटिस अंडर 148. बैठ रहा है आपके दिमाग में? ये आपका पहला सेक्शन कंप्लीट हुआ है 148A करके सिर्फ. अब वी आर डन विथ 148A. तुम देखोगे तो पूरा का पूरा ये जो 148A है क्यों बनाया गया? जस्ट टू रिड्यूस लिटिगेशंस. नाउ वंस वी आर डन विथ 148A, अब हमें कौन से सेक्शन में जाना है? तो अब हमें जाना पड़ेगा 148 के अंदर. अब हमें जाना पड़ेगा 148 सेक्शन के अंदर क्योंकि अब नोटिस इशू करने का टाइम आ चुका है. अब 148 स्टार्ट करते पढ़ना. सो दिस इज योर स्टेप नंबर 2. सेक्शन नंबर 148. चलो पढ़ते हैं 148 में क्या दिया है. अब 148 थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से सुनो. बिफोर मेकिंग असेसमेंट, रीअसेसमेंट और रिकम्प्यूटेशन अंडर सेक्शन 147 subject to the provisions of 148A which we are done with, the assessing officer shall serve on the assessee a notice along with a copy of order passed if required under clause D of 148A. इसका मतलब क्या कि अब आपका असेसिंग ऑफिसर जो है क्या भेजेगा? आपको नोटिस भेजेगा. नोटिस अंडर सेक्शन 148. इसके साथ साथ वो क्या भेजेगा? इसके साथ साथ आपको वो भेजेगा ऑर्डर अंडर सेक्शन 148A क्लॉज नंबर D. इसके पहले वाले सेक्शन में जो अपन ने ऑर्डर पास किया, ये असेसी को भेजा जाएगा. ये जो है वो असेसी को भेजा जाएगा. अच्छा, अब देखो यहां पे असेसिंग ऑफिसर शेल सर्व ऑन द असेसी अ नोटिस along with a copy of order if required under clause D of 148A requiring him to furnish मतलब देखो आपको पता है अपना स्क्रूटिनी असेसमेंट जब था तब वो लोग नोटिस भेजते थे.
नोटिस भेज के हमसे क्या मांगते थे? एविडेंसेस एंड अटेंडेंस ऑफ द असेसी. नाउ अंडरस्टैंड, इन दिस सेक्शन दे विल नॉट डिमांड एविडेंसेस एंड अटेंडेंस. पहले वो लोग क्या मांगेंगे आपसे? पहले वो लोग आपसे मांगेंगे आपका रिटर्न ऑफ इनकम, कि भाई असेसी तू तेरा रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर. पहले तो रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो तू फाइल कर पहले. अंडरस्टैंड? आपको यार स्क्रूटिनी असेसमेंट याद हो ना, तो उसमें स्क्रूटिनी स्टार्ट ही हो सकता है अगर आपने रिटर्न फाइल किया हो. तो रिटर्न फाइल किया होगा तो ही वो लोग नोटिस इशू कर पाएंगे. यहां पे वो लोग क्या बोल रहे हैं कि आपको वो साल का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. सर हमने ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर दिया था वो साल का, वापस करो, वापस रिटर्न फाइल करो. सो आपको रिटर्न जो है वो फाइल करना पड़ेगा, भले ही आपने पहले रिटर्न फाइल कर दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अच्छा, अब ये नोटिस भेज के सुनो बराबर से, ये नोटिस भेज के व्हाट दे आर डिमांडिंग, ये नोटिस भेज के व्हाट दे आर डिमांडिंग. सो दे आर डिमांडिंग रिटर्न ऑफ इनकम. आपसे रिटर्न ऑफ इनकम मांगा जाएगा. अच्छा, अब सुनो, requiring him to furnish within a period of 3 months from the end of the month in which notice is issued, or further period as may be allowed by assessing officer on the basis of application made in this regard. Within a period of 3 months from the end of the month in which notice is issued. अब ये नोटिस में रिटर्न मांगा जाएगा आपसे. रिटर्न मांगने का टाइम क्या है? टाइम. सो 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच नोटिस इज इश्यूड. बैठ रहा है दिमाग में, बैठ रहा है आपके? एंड एक्सटेंशन इज पॉसिबल. एक्सटेंशन इज पॉसिबल. तो आंसर इज यस, एक्सटेंशन इज पॉसिबल. एक्सटेंशन पॉसिबल. बैठा दिमाग में इतना? ओके. देखो वापस से स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूं. बिफोर मेकिंग एन असेसमेंट, रीअसेसमेंट और रिकम्प्यूटेशन अंडर 147 and subject to the provisions of 148A, the assessing officer shall serve on the assessee a notice along with a copy of order passed if required under clause D of section 148, requiring him to furnish within a period of 3 months from the end of the month in which notice is issued, or a further period as may be allowed by assessing officer on the basis of application made in this regard, a return of his income. सुनो बराबर से वर्डिंग देगा. A return of his income or the income of any other person in respect of which he is assessable under this act during the previous year. पता है आपको मैंने रिटर्न में पढ़ाया था, यू शुड फाइल रिटर्न इन योर इंडिविजुअल कैपेसिटी ऑल्सो एंड यू शुड फाइल रिटर्न इन योर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी ऑल्सो. रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में मैंने आपको माइनर का एक एग्जांपल दिया था. तो ये और कुछ नहीं है, ये जो लिखा है ना, द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल अंडर दिस एक्ट, this is representative capacity. This is representative capacity during the previous year corresponding to the relevant assessment year in a prescribed form and verified in a prescribed manner, setting forth such other particulars as may be prescribed. अब वाली लाइन देखना. And the provisions of this act shall so far as may be apply accordingly as if such return were required to be furnished under 139. अब ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिपार्टमेंट. ये डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइन है कि डिपार्टमेंट ऐसा समझेगा कि दिस इज रिटर्न फाइल्ड अंडर विच सेक्शन 139. ये जो है वो और कुछ नहीं है, दिस इज रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 139. आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन नहीं है. अंडरस्टैंड? आपने रिटर्न फाइल किया इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 148. अंडरस्टैंड? दिस रिटर्न कैन नॉट बी रिवाइज्ड. आपके लिए वो 139 का रिटर्न नहीं है, आपके लिए वो 148 का ही रिटर्न है. अब ये लाइन जो है वो डिपार्टमेंट के पर्सपेक्टिव से क्या, इट विल बी कंसिडर्ड एज रिटर्न अंडर सेक्शन 139. वाई इट विल बी कंसिडर्ड एज रिटर्न अंडर सेक्शन 139. नाउ अंडरस्टैंड. अब अगर असेसी ने रिटर्न फाइल कर दिया तो अब असेसिंग ऑफिसर ऐसा समझेगा कि दिस इज 139 का रिटर्न
and he will do assessment under section 147 read with 143(3). मतलब अब रिटर्न आया, रिटर्न के बाद ही विल इश्यू नोटिस अंडर 143(2). नाउ ही विल डिमांड एविडेंसेस एंड अटेंडेंस ऑफ द एसएससी। बैठ रहा है आपके दिमाग में? एंड अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं किया तो ही विल डू असेसमेंट अंडर 147 रेड विथ 144, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की तरह। तो ये चीज ध्यान में रखना। अब देखो, प्रोवाइडेड दैट नो नोटिस अंडर दिस सेक्शन शैल बी इशूड unless there is an information with assessing officer which suggests that income chargeable to tax has escaped assessment. In case of an assessee for a relevant assessment year and the assessing officer has obtained a prior approval of specified authority to issue such notice. मतलब ये नोटिस जाने से पहले, ये नोटिस से पहले, सुनो बराबर से, ये नोटिस इशू करने से पहले एओ के पास क्या होना चाहिए? एओ के पास बिफोर इशू ऑफ नोटिस एओ के पास क्या होना चाहिए? इन्फो होना चाहिए। इन्फो क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए? विच सजेस्ट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। ये इंफॉर्मेशन एओ के पास होना चाहिए। देखो क्या लिखा है, पढ़ो। प्रोवाइडेड दैट नो नोटिस अंडर दिस सेक्शन शैल बी इशूड unless there is an information with assessing officer which suggests that income chargeable to tax has escaped assessment in case of an assessee for a relevant assessment year and the assessing officer has obtained prior approval of specified authority to issue such notice। और ये before info भी होना चाहिए, plus you should take an approval of specified authority। अब पॉइंट बराबर से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो अब नीचे ही दूसरा प्रोवाइजो क्या बोल रहा है? दिस इज फर्स्ट प्रोवाइजो। सेकेंड प्रोवाइजो देखो क्या बोल रहे हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो सच अप्रूवल शैल बी रिक्वायर्ड। यहां पे जो ऊपर दिया ना, अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड वेयर द असेसिंग ऑफिसर विद अ प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी हैज पास्ड एन ऑर्डर अंडर 148A क्लॉज डी। सो यहां पे मैं लिख रहा हूं no approval required if order under section 148A clause D is passed। बैठ रहा है अभी दिमाग में, चीजें बैठ रही है आपके? हाँ, सो नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ये सेकेंड प्रोवाइजो में लिखा है। थर्ड प्रोवाइजो ठीक है, बकवास है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एनी रिटर्न ऑफ इनकम रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय एसएससी अंडर दिस सेक्शन एंड फर्निश्ड बियॉन्ड द पीरियड अलाउड शैल नॉट बी डीम्ड टू बी द रिटर्न अंडर 139। वो पता ही चल रहा है, अभी ऊपर लिखा ही है कि वो 139 का रिटर्न है, तो यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं वो 139 का रिटर्न नहीं माना जाएगा अब। तो वो चीज है, मतलब शॉर्ट में बोलूँ तो दे कैन डू बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो ये ठीक है, थर्ड प्रोवाइजो ठीक है। पहले इतना समझ में आया आपको? अब तुम समझो, तुम्हारे पास पहले तो 148 में जाने के लिए इन्फो होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए। अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड अगर 148A का प्रोसीजर फॉलो किया। तो अब भेजो नोटिस। नोटिस भेज के क्या मांगो भाई? पहले रिटर्न मांगो उससे, पहले रिटर्न मांगो। और कितने टाइम में उसको रिटर्न फर्निश करना पड़ेगा? ये रिटर्न फर्निश करने का टाइम है 3 मंथ्स, बराबर। अब आपके पास इन्फो होना चाहिए, वो दिया गया है एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में। अब है ना, अब देखो आपके पास इंफॉर्मेशन है विच सजेस्ट एस्केपमेंट ऑफ इनकम। आपके पास इंफॉर्मेशन है विच सजेस्ट एस्केपमेंट ऑफ इनकम। अब यहां पे ध्यान से सुनना, आपके पास इंफॉर्मेशन है विच सजेस्ट एस्केपमेंट ऑफ इनकम। देखो, असेसिंग ऑफिसर इंफॉर्मेशन विथ असेसिंग ऑफिसर विच सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट।
मीन्स। अब इसके अंदर वो लोगों ने 5 पॉइंट्स दिए, 5 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5। बराबर। आपके पास 5 चीजें हैं जो बोल रही है कि इनकम एज एस्केप्ड असेसमेंट। इनकम एज एस्केप्ड असेसमेंट 148A ऑप्शनल नहीं है, इट इज कंपल्सरी। 148A कंपल्सरी है, इट इज नॉट ऑप्शनल। हाँ, 148A नॉट रिक्वायर्ड जब आप फर्स्ट प्रोवाइजो में फॉलो हो जाते हो 148A के, वो सर्च रिक्विजिशन, वहां पे 148A की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा टाइम रुक जाओ, आई विल समराइज तो यू विल अंडरस्टैंड, बेटर वे में समझेगा और। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये 5 चीजें जो है दैट इज तो इंफॉर्मेशन विथ असेसिंग ऑफिसर विच सजेस्ट एस्केपमेंट ऑफ इनकम। थोड़ा सा ना, थोड़ा सा ये देखो, एक्सप्लेनेशन 2 देखो, दिस इज एक्सप्लेनेशन नंबर 1, दिस इज एक्सप्लेनेशन नंबर 1 टू सेक्शन 148। उसमें तो लिखा ही है क्या कि ये 5 चीजें हुई तो देयर इज एन इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट एस्केपमेंट ऑफ इनकम। अब एक्सप्लेनेशन नंबर 2 देखो, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन वेयर 1 2 3 4 1 2 3 4 अगर है, ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 है, द असेसिंग ऑफिसर शैल बी डीम्ड टू हैव इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, यहां पे ये 4 केसेस में एक्सप्लेनेशन नंबर 2 टू सेक्शन 148 ये क्या बोल रहा है, दिस इज डीम्ड इंफॉर्मेशन, कि मतलब है ही यहां पे तो एस्केपमेंट ऑफ इनकम है और है ही डीम्ड इंफॉर्मेशन। बैठ रहा है दिमाग में आपके, डीम्ड इंफॉर्मेशन है ये। अब तुम देखो, डीम्ड इंफॉर्मेशन दी गई है एक्सप्लेनेशन 2 में और एक्सप्लेनेशन 1 में लिखा है कि ये 5 केसेस है, ये 5 केसेस है तो इनकम चार्जेबल टू टैक्स एज एस्केप्ड असेसमेंट। चलो पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है, एनी इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ एन असेसी फॉर अ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर in accordance with a risk management strategy formulated by CBDT from time to time। अब रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेटेड बाय टाइम टू टाइम मतलब क्या, समझो कि CBDT जो है, आज तुम समझो हजारों लोग, करोड़ों लोग रिटर्न फाइल करते होंगे, सबका असेसमेंट तो वो लोग कर नहीं सकते। अब वो लोग भी थोड़ा सा समझोगे ना तो छोटे मोटे असेसीज का भी वो लोग को असेसमेंट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी चीज, सैलरी अर्नर वर्नर है, सैलरी में वो कुछ प्लानिंग नहीं हो सकता है ज्यादा, तो वो लोग को सब पता ही है कि चोरी कहां पे ज्यादा होने वाली है। सो वो लोग क्या करते हैं, एक क्राइटेरिया रखते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं कि समझो कि उन्होंने क्राइटेरिया रखा कि जिसका भी TDS का अमाउंट 5 लाख से ज्यादा होगा, वो सब असेसीज के केस में हम पहले एक बार चीजें चेक करेंगे। तो दिस इज अ स्ट्रैटेजी विच इज फॉर्मुलेटेड बाय CBDT कि 5 लाख के ऊपर वाले असेसीज का TDS का 5 लाख अमाउंट होगा तो हम उन सब का क्या चेक करेंगे, रिटर्न एक बार चेक करेंगे। और रिटर्न 5 लाख के ऊपर TDS हुआ, इसका मतलब ये नहीं है चोरी की है। 5 लाख के ऊपर TDS है तो हम ऐसा समझेंगे कि ये असेसीज को हमें एक बार चेक करना पड़ेगा। चेक किया और वहां से इंफॉर्मेशन मिला तो हम 148A की नोटिस भेजेंगे, 148 का प्रोसीजर स्टार्ट करें। सो CBDT ऐसे कुछ ना कुछ क्राइटेरियाज रखेगा। समझो कि ऐसा भी क्राइटेरिया रख सकता है कि जिस पर्सन ने लास्ट 5 साल से रिटर्न नहीं फाइल किया है, चलो उसके केस में अपन एक बार उसका चेक करते हैं, सब कुछ उसकी सारी डिटेल्स चेक करते हैं कि ये पर्सन ने 5 साल से रिटर्न फाइल नहीं किया है। So there is an information in case of an assessee for a relevant assessment year in accordance with a risk management strategy formulated by board। So board ने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। क्या स्ट्रैटेजी, कि कुछ क्राइटेरियाज रखे होंगे कि चलो ये क्राइटेरिया के ऊपर, ये क्राइटेरिया में अगर आप फॉलो हो गए तो हम आपका रिटर्न चेक करेंगे, और चेक करने के बाद अब हमें इंफॉर्मेशन मिला है कि इनकम एज एस्केप्ड असेसमेंट, तो हम 148 का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। सो पहले तो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी कौन बनाएगा, CBDT उसमें क्राइटेरियाज रख देगा कि अगर ये केस हुआ है तो चलो असेसी का एक बार आप चेक कर लो,
नोटिस मत भेजो, पहले चेक करो कि भाई कुछ लग रहा है, इंफॉर्मेशन है आपके पास कि इनकम एज एस्केप्ड असेसमेंट, फिर ही नोटिस भेजेंगे अपन। दूसरा क्या लिखा है, एनी ऑडिट ऑब्जेक्शन टू द इफेक्ट दैट द असेसमेंट इन केस ऑफ एन असेसी फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर हैज नॉट बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अब आपने सीएजी करके सुना होगा, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भी चेक करते हैं कि जो गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट जो है वो लोग सब चीजें बराबर से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अब समझो एक असेसिंग ऑफिसर ने 500 असेसमेंट की है, अब 500 असेसमेंट किए तो वो 500 असेसमेंट बराबर से किए कि नहीं, वो सीएजी चेक करेगा। अब समझो सीएजी ने चेक किया और कि ये असेसिंग ऑफिसर ने 500 असेसमेंट में से 10 असेसमेंट में कुछ गड़बड़ किया है, तो अभी सीएजी का एक ऑडिट ऑब्जेक्शन आया है। मतलब सीएजी जब ऑडिट कर रहे थे तब ऑडिट ऑब्जेक्शन आया कि ये 10 असेसीज के केस में असेसिंग ऑफिसर ने बराबर से असेसमेंट नहीं किया है। नाउ दिस इज एन इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट एस्केपमेंट ऑफ इनकम। नाउ AO कैन अगेन स्टार्ट 147. So audit objection to the effect that the assessment in case of an assessee for the relevant assessment year has not been made in accordance with the provisions of this act. Next, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आई है थ्रू DTAA, DTAA के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन आई और वहां से पता चल रहा है कि असेसी ने कहीं ना कहीं चोरी की हुई है, तो फिर वहां से भी यू कैन स्टार्ट 147 का असेसमेंट। Any information made available to assessing officer under a scheme notified under section 135A. So अभी आप लोगों ने वो डोर टू डोर सर्वे किया 133B का, वेरिफिकेशन किया अंडर 133C, वहां से इंफॉर्मेशन कुछ आया और पता चल रहा है कि असेसी ने कुछ ना कुछ चोरी की हुई है। कैन आई से नाउ अगेन यू कैन स्टार्ट 147 का प्रोसीडिंग्स। And last, any proceedings which requires action in consequence of an order of a tribunal or court. Any information which requires action in consequence of an order of a tribunal or a court. अब ये चीज क्या है, ध्यान से समझो। एक एग्जाम्पल लो, एक एग्जाम्पल लो, आयुष जो है, आयुष सिर्फ एक एग्जाम्पल है समझने के लिए। समझो आयुष के केस में अभी पता चला है कि उसने 100 करोड़ के ड्रग्स बेचे, एग्जाम्पल है। नाउ देयर इज वन एक्ट, ड्रग्स कंट्रोल एक्ट करके, उसके अंदर आयुष पकड़ा गया है और ये प्रूव भी हो चुका है क्या कि 100 करोड़ के ड्रग्स बेचे हैं। अब तुम समझो 100 करोड़ के ड्रग्स बेचे हैं, वो चीज जो भी इलीगल है वो ड्रग्स कंट्रोल एक्ट जो होगी उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलेगा। बट तुम समझो अगर उसने ड्रग्स बेचे हैं, क्या नहीं सर, ड्रग्स बेचने से इनकम भी तो आई है, भले ही इनकम इलीगल है, भले ही इनकम क्या है, इलीगल है, बट वो इनकम के ऊपर तो हमें टैक्स आयुष को देना पड़ेगा। तो अब हमें एक इंफॉर्मेशन मिली, कहां से, कोर्ट का एक डिसीजन आया है क्या कि आयुष जो है उसने ऐसा 100 करोड़ के ड्रग्स बेचे हैं, प्रूव हो चुका है, उसको जो पनिशमेंट मिलना चाहिए वो वहां पे मिलेगा ही। बट अब आयुष तूने बेचे है अगर 100 करोड़ के ड्रग्स, तो इनकम भी कमाई, हमें टैक्स चाहिए उस पर। दिस इज एन इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट एस्केपमेंट ऑफ इनकम। तो इस पे हमें टैक्स चाहिए अभी। सो कोई भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आया है, उसके बेसिस पे हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिला है, तो कहने से आप 147 स्टार्ट कर सकते हो। बैठ रहा है आपके दिमाग में, बैठ रही है चीजें, ओके। तो ये 5 केसेस में तो हम बोलेंगे ही क्या कि देयर इज एन इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट एस्केपमेंट ऑफ इनकम। अब आ रहा है नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि अगर सर्च हुआ है, सर्च यहां पे नंबर 1, अगर सर्च हुआ है अंडर सेक्शन 132, दूसरा अगर रेक्विजिशन हुआ है अंडर सेक्शन 132A, सर्च हुआ अंडर 132, रेक्विजिशन हुआ अंडर 132A। थोड़ा सा ध्यान देने का भी, सर्वे इज कंडक्टेड अंडर 133A
other than subsection 2A. What is subsection 2A? Subsection 2A is a TDS TCS survey. आपके यहां पे सर्वे हुआ है, सर्वे अंडर सेक्शन 133A, अदर देन TDS और TCS सर्वे. या फिर पढ़ो ये थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट पढ़ो, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है. क्या है ये चीज? सर्च किसी एक पर्सन पे हुआ था, वहां से पता चला कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड असेट्स बिलोंग्स टू अनदर पर्सन. इधर मैं आपके लिए लिख देता हूं सिर्फ रेफर 153C. अरे 153C वाला पॉइंट. ये 4 केसेस में तो हम मान ही लेंगे देयर इज इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट एस्केपमेंट ऑफ इनकम. देयर इज इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट एस्केपमेंट ऑफ इनकम. जा रहा है आपके भेजे में, जा रही है चीजें. ये 4 केसेस में तो हम अज्यूम ही कर रहे हैं. डीम्ड द असेसिंग ऑफिसर shall be deemed to have information which suggests income chargeable to tax as escaped assessment in case of an assessee. गया भेजे में इतना. अब है ना, अब देखो मैं एक चार्ट बना रहा हूं, मैंने एक चार्ट बनाया है, समझो. अगर आपके यहां पे सर्च हुआ, सर्च अंडर सेक्शन 132, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है विच सजेस्ट एस्केपमेंट ऑफ इनकम? क्या ये चीज विल अमाउंट टू इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट एस्केपमेंट ऑफ इनकम? पहली चीज वो 148A का हमें प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा कि नहीं. अप्रूवल चाहिए कि नहीं फॉर नोटिस अंडर सेक्शन 148. आई थिंक इसमें आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा. देखना आप देखो, समझो, मैं आपको समझाता हूं पूरा. एक्सप्लेनेशन 1 में यहां पे सर्च का कोई पॉइंट ही नहीं है. यहां पे कोई सर्च का पॉइंट नहीं है एक्सप्लेनेशन 1 में. सर्च डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन 2 में ही आ रहा है. मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दे देता हूं, आपको समझ जाएगा अभी. देखो, सर्च हुआ अंडर सेक्शन 132. समझो कि सर्च हुआ है ऑन मिस्टर आयुष. क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है विच सजेस्ट एस्केपमेंट ऑफ इनकम? क्या दिस विल अमाउंट टू इंफॉर्मेशन? आंसर इज यस. इट इज डीम्ड info as per explanation number 2 to section 148. परफेक्ट, इतना समझा? पहले ये डीम्ड इन्फो है. अच्छा, अब 148A जो मैंने आपको इसके पहले सिखाया, क्या ये प्रोसीजर 148A का प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत है? 148A का प्रोसीजर तो मैंने आपको पता है 148A पढ़ाते वक्त मैंने आप लोगों को फर्स्ट प्रोवाइजो पढ़ाया था नीचे. ये प्रोसीजर की जरूरत नहीं है. कब? इन केस ऑफ सर्च एंड ऑल. तो तुम्हें समझ में आ रहा है, इधर प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है. क्यों? प्रोवाइजो दिया हुआ है, प्रोवाइजो टू सेक्शन 148A. बराबर. अच्छा, अब 148A का प्रोसीजर नहीं, मतलब नोटिस भेजना पड़ेगा 148 की. पर नोटिस भेजने के पहले मैंने आपको यहां पे लिखा है, देखो, बिफोर इश्यू ऑफ नोटिस यू शुड हैव एन इंफॉर्मेशन एंड यू शुड टेक एन अप्रूवल, एंड नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड इफ ऑर्डर इज पास्ड अंडर 148.
तो मैं क्या बोल रहा हूं, सर्च के केस में तुम्हें समझ में आना चाहिए, सर्च के केस में कहने से 148A का प्रोसीजर ही फॉलो नहीं हुआ है, इसका मतलब कहने से आपको अप्रूवल चाहिए होगा, अप्रूवल चाहिए होगा, फिर ही आप नोटिस इशू कर पाओगे अंडर 148। बराबर। चलो नेक्स्ट केस, अगर रिक्विजिशन हुआ है अंडर सेक्शन 132A, वापस से समझो कि आयुष जो है उसके प्रीमाइसिस पे सर्च कंडक्ट हुआ, आयुष की प्रीमाइसिस पे सर्च कंडक्ट हुआ, बट वहां पे पहले से ही सारी चीजें सीज हो चुकी। अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो, अगेन दिस इज अ डीम्ड इन्फो दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, नो नीड टू फॉलो प्रोसीजर अंडर सेक्शन 148A, अप्रूवल की अब जरूरत होगी एंड फिर ही आप नोटिस इशू कर पाओगे अंडर 148। समझो कि सर्च एंड रिक्विजिशन हुआ अंडर सेक्शन 132 एंड 132A, और ये हुआ है ऑन आयुष, बट आयुष ने प्रूव किया कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड असेट्स आर ऑफ मिस्टर स्वयं। तो अब अपन स्वयं की बात कर रहे हैं। स्वयं के केस में भी कहने से देयर इज अ डीम्ड इंफॉर्मेशन दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, ये है ना 1 and 2, डीम्ड इंफॉर्मेशन तो है, वापस से 148A का प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है, अप्रूवल की जरूरत होगी और फिर नोटिस इशू होगी। यह आया समझ में आप लोगों को? अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बराबर से समझना, समझो सर्वे हुआ है, सर्वे अंडर सेक्शन 133A एक्सक्लूडिंग TDS TCS सर्वे। क्या आपके पास डीम्ड इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन, डीम्ड इंफॉर्मेशन, सोच के आंसर देना, डीम्ड इंफॉर्मेशन है कि नहीं है? ये देखो 148 जो सेक्शन है इसमें नीचे आपको 4 चीजें दी गई थी, सर्च, रिक्विजिशन, सर्वे एंड किसी और के असेट्स। तुम्हें समझ में आ रहा है? डीम्ड इंफॉर्मेशन तो है आपके पास, लेकिन अब ध्यान से सुनना, क्या आपको 148A का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा? प्रोसीजर 148A का, तो 148A में जहां जहां पे प्रोसीजर नहीं फॉलो करना था वो क्या था पता है? 132A दूसरे के असेट्स मिले वो, एंड 135A। इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है? अब 148 का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा हमें। अब तुम्हें 148A का प्रोसीजर फॉलो किया, ये तो भाई फिर अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली इशू नोटिस अंडर 148 गया भेजे में। एंड लास्ट पॉइंट, 135A में कुछ इंफॉर्मेशन आया, क्या दिस विल अमाउंट टू इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट एस्केपमेंट ऑफ इनकम? तो आंसर इज यस, दिस इज नॉट डीम्ड इंफॉर्मेशन बट दिस इज नॉर्मल इंफॉर्मेशन ओनली एज पर एक्सप्लेनेशन नंबर 1, एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 148। अच्छा, क्या ये 135A इट इज एन इंफॉर्मेशन, बट क्या इसके लिए 148A का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा? A का प्रोसीजर? आंसर इज नो, क्योंकि है ना इधर भी 135, तो यहां पे प्रोसीजर नहीं फॉलो करना है, अप्रूवल लगेगा एंड यहां पे नोटिस। अब तुम्हें क्लैरिटी मिलना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पे कवर हो रही है, बराबर। अभी तक हमने 2 ही सेक्शंस पढ़े, 148A एंड 148, ये 2 ही सेक्शंस मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, बराबर। ये देखो स्टेप नंबर 1, 148A में यू शुड हैव एन इंफॉर्मेशन, कहां दिया ये? एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 148। 148A क्लॉज 1, enquiries plus approval of higher specified authority, you give OBH to assessee more than or equal to 7 days, less than equal to 30 days, no approval, इसमें कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, एक्सटेंशन इज पॉसिबल। 148AC रिप्लाई आ जाएगा, एंड 148D ऑर्डर अगर रिप्लाई आ गया तो 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रिप्लाई इज रिसीव्ड, रिप्लाई नहीं आया 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ in which time limit to file reply expires.
above provision is not applicable in following cases: 132, 132A, search and requisition and information received under 135. बैठ रहा है दिमाग में आपके? अच्छा, ये सब चीजें 1421 ऑनवर्ड्स, ये और ये भी। ये नहीं है, ये नहीं, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर 135A नहीं, ये सब इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर 135A नहीं, बाकी सब 1421 ऑनवर्ड्स। वाई 1424 ऑनवर्ड्स? क्योंकि उसके पहले तो 153A से 153D था, फिर इसको सर्च में मर्ज किया। अच्छा, अब देखो, नोटिस भेजनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए 148 की नोटिस के लिए, अप्रूवल लेना चाहिए। अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड इफ प्रोसीजर अंडर 148A इज फॉलोड। फिर आप नोटिस भेजो प्लस ऑर्डर देना, कौन सा? 148A क्लॉज डी का, टू फाइल ROI। टाइम लिमिट कहां पे होगा? टाइम लिमिट दिया है 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच नोटिस इज इशूड। एक्सटेंशन इज पॉसिबल। AO विल इशू अ नोटिस, assessee विल फाइल ROI। ROI फाइल किया, ROI इज फाइल्ड, असेसमेंट विल बी डन अंडर 147 रेड विथ 143.3। नहीं किया, लेट फाइल किया, 147 रेड विथ 144। इंफॉर्मेशन विथ AO दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, 5 पॉइंट थे जो मैंने आपको सिखाया अभी। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेटेड बाय CBDT, ऑडिट ऑब्जेक्शंस, इंफॉर्मेशन अंडर 90 and 90A, 135A, एंड यहाँ पे वो ट्राइब्यूनल एंड कोर्ट का ऑर्डर आया। एंड यह देखो एक्सप्लेनेशन नंबर 2, असेसी अगर वहाँ पे सर्च हुआ है, रिक्विजिशन हुआ है, सर्वे हुआ है, एंड सर्च एंड रिक्विजिशन ऑफ असेट्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स ऑफ अदर पर्सन, इट इज अज्यूम्ड दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। बैठा इतना दिमाग में? थोड़ा सा है कंफ्यूजिंग, बट ये टेबल आपको समझ में आ गया हो तो चीजें इजी हो जाएगी। सर्वे का एक पॉइंट बराबर से याद रखो, क्योंकि सर्वे को है ना उन्होंने उधर नहीं कवर किया, किधर? 148A में, क्योंकि सर्वे के केस में वो लोग बोल रहे हैं दिस इज डीम्ड इंफॉर्मेशन दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, बट यू शुड फॉलो प्रोसीजर अंडर 148A। 148A का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, बराबर? अब ये सब मैं लिखाता हूं, थोड़ा सा और डिस्कशन करके फिर अपन सारी चीजें लिखते हैं। अब है ना, अब आपको एक सेक्शन दिया गया है 149 करके। व्हाट इज 149? तो सेक्शन नंबर 149 इज टाइम लिमिट टू इश्यू नोटिस अंडर सेक्शन 148, बराबर? ये नोटिस भेजनी पड़ेगी ना, ये नोटिस भेजनी पड़ेगी ना 148 की। ये 148 की नोटिस भेजने का जो टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट वो दिया गया है 149 के अंदर। 3 months जो टाइम है ना, वो तो उसको रिटर्न फाइल करने का टाइम है रे। 3 months जो टाइम है वो तो असेसी तू रिटर्न फाइल कर, अभी हम नोटिस तो भेजेगा ना तुझे पहले। अब है ना, अब नोटिस का मेरे को आपको प्रोविजन सिखाना है। सी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसीलिए सिखा रहा हूं क्योंकि मुझे क्लैरिटी चाहिए आप लोगों के साइड से कि भाई क्लियर हो जाए। हाँ, इसमें से मुझे भी पता है कुछ चीजें आने वाली भी नहीं है। अब मैंने देखो टाइम लिमिट में भी ओल्ड टाइम लिमिट भी रखा है और न्यू टाइम लिमिट भी रखा है। ये जो टाइम लिमिट था वो था अप टू 31 मार्च 2021, ये ओल्ड प्रोविजन था। ये न्यू प्रोविजन आया है ऑन और आफ्टर 1/4/21। बराबर? ये कौन सा टाइम लिमिट था? ये सिर्फ 147 से लेके 153 के जो प्रोविजंस थे उसका टाइम लिमिट। सुन लो, लिखो मत, ये भी वही टाइम लिमिट है, बट ये टाइम लिमिट है आफ्टर मर्जर ऑफ पोस्ट सर्च असेसमेंट। जो सर्च वाला मर्ज हो गया ना, उसके बाद ये टाइम लिमिट आया था। बराबर? ठीक है, अब सुनो,
मैं ओल्ड टाइम लिमिट क्यों सिखा रहा हूं वो तुम्हें थोड़ी देर में समझेगा। 148 की नोटिस, सी नाउ टू इशू 148 नोटिस first you should do 148A. In some cases 148A is not required, that is given in proviso. बराबर। अब तुमने 148 की नोटिस इशू करनी है तो कब तक इशू करनी है, तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। पहले ओल्ड प्रोविजन क्या था, ओल्ड प्रोविजन। तो ओल्ड प्रोविजन ऐसा था, इन केस इनकम इन रिलेशन टू एन असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया हैज एस्केप्ड असेसमेंट। मतलब क्या, कुछ आपको इनकम आई है फ्रॉम एन असेट विच इज आउटसाइड इंडिया, वो एस्केप हो चुकी है असेसमेंट में से। मतलब फॉर एग्जांपल आपको कहीं आउटसाइड इंडिया आपके पास कोई असेट था, उससे समझो रेंट आ रही थी, आपने वो दिखाई नहीं थी रेंट, नो इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। अब आपको नोटिस कब तक आ सकती है, कब तक, नोटिस हैज टू बी इशूड विद इन 16 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट। 16 साल तक वो लोग नोटिस भेज सकते थे, 16 साल। मतलब तुम समझो आज हम लोग खड़े हैं, आज से हम बैकवर्ड जाए ना, बैकवर्ड 16 साल पहले का भी नोटिस हम आपको भेज सकते हैं, 16 साल तक। पर यस, ये बहुत लिमिटेड केसेस थे, बहुत स्पेसिफिक केसेस थे। क्या कि आपकी इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट एंड दिस इनकम यू आर अर्निंग फ्रॉम एन असेट विच इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अच्छा, नॉर्मल केसेस क्या थे, नॉर्मल केसेस में असेट आउटसाइड इंडिया नहीं है और इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि कितना इनकम एस्केप हुआ है असेसमेंट में से। अगर इनकम जो एस्केप हुआ है असेसमेंट में से अमाउंट्स टू मोर देन और इक्वल टू 1 लाख, तो नोटिस कैन बी इशूड अप टू 6 years एंड इन एनी अदर केस इट कैन बी इशूड अप टू 4 years। मतलब तुम थोड़ा सा समझोगे तो टाइम लिमिट जो दी गई है इसमें आपको 4 साल, मतलब अभी समझो, अभी से लेके मेरे को अगर नोटिस भेजना होगा तो 4 साल बाद नोटिस भेज सकता हूं इस साल का। मतलब इस साल की बात करूं तो पिछले 4 साल का नोटिस मैं भेज सकता हूं। अगर इनकम विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट इज मोर देन और इक्वल टू 1 लाख, तो फिर पिछले 6 साल का नोटिस अभी भेज सकता हूं। ये ओल्ड प्रोविजन था। न्यू प्रोविजन क्या बनाया गया, न्यू, तो न्यू प्रोविजन बनाया गया नॉर्मल केसेस में no notice shall be issued if 3 years have elapsed from the end of relevant assessment year। मतलब क्या, असेसमेंट ईयर खत्म हुआ उसके बाद 3 साल तक आप नोटिस भेज सकते हो, 3 साल। इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, अगर मेरा प्रीवियस ईयर 22-23 चल रहा है, 22-23, मेरा असेसमेंट ईयर 23-24 है, ये ईयर का लास्ट डे क्या होगा, लास्ट डे टू इश्यू नोटिस अंडर सेक्शन 148। पढ़ो क्या लिखा है, 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब 24 के बाद 25, 26 एंड 27। तो इट इज 31 मार्च 27 तक मुझे नोटिस आ सकता है। अब तुम्हें समझ में आ रहा है, ये नोटिस आने से पहले, ये नोटिस आने से पहले यहां पे ये फेज में कहने से आपका 148A भी हो जाना चाहिए। 148A पहले होगा फिर ही तो आप नोटिस भेज पाओगे ना। तो ये नोटिस भेजने से पहले आपका इधर 148A होना चाहिए। और दूसरी चीज वो लोग क्या बोल रहे हैं, अब देखो, अब समझना, असेसिंग ऑफिसर हैज इन पोजेशन बुक्स ऑफ अकाउंट, अदर डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस विच रिवील दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ एन असेट एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन और इन रिलेशन टू इवेंट और ओकेजन और एनी एंट्री और एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट which has escaped assessment amounts to or likely to amounts to more than or equal to 50 lakhs. More than or equal to 50 lakhs. So assessing officer has in possession books of accounts and other documents or evidences which reveal that income chargeable to tax represented in a form of an asset
expenditure in respect of a transaction or in relation to event or occasion, any entry or entries in books of account which has escaped assessment amounts to or likely to amounts to more than or equal to 50 lakhs. अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर वो लोग नोटिस इशू कर सकते हैं बियॉन्ड 3 years बट नॉट बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट. ये वाली अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो अब देखो यहां पे, ये देखो आपके सामने 149 का टाइम लिमिट रखा है. मैंने न्यू टाइम लिमिट ही रखा है, न्यू टाइम लिमिट. पहले नॉर्मली 3 साल तक आप नोटिस भेज सकते हो, 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट. बट यस 3 years के बाद भी भेज सकते हो, लेकिन 10 साल से ज्यादा नहीं. फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर अनलेस द असेसिंग ऑफिसर हैज इन हिज possession books of accounts, documents and evidences which reveal that income chargeable to tax represented in a form of an asset expenditure in respect of transaction or in relation to an event or occasion, or an entry or entries in books of accounts which has escaped assessment amounts to or likely to be amounts to 50 lakhs or more, 50 lakh rupees or more. मतलब क्या, आपके पास कोई असेट है या आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन और इन रिलेशन टू इवेंट और ओकेजन, या फिर आपके बुक में एंट्रीज है या एंट्रीज है इन बुक्स ऑफ अकाउंट विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट अमाउंट्स टू और लाइकली टू बी अमाउंट्स टू 50 lakhs और मोर. मतलब आपका जो एस्केपमेंट का अमाउंट है वो कितना है, 50 लाख या उससे ज्यादा है. अगर 50 लाख या उससे ज्यादा है तो नोटिस जो है वो आपको आ सकती है अप टू 10 years, 10 साल तक आ सकती है. धीरे धीरे समझेगा, रुक जाओ. अब पहले तो आपके पास एओ के पास कुछ एविडेंस है. क्या एविडेंस है कि यू आर ओनर ऑफ वन असेट. दिस असेट इज अक्वायर्ड आउट ऑफ एन इनकम विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट. एंड जो इनकम एस्केप हुई असेसमेंट में से वो 50 लाख या उससे ज्यादा है. या फिर एओ के पास एविडेंस है क्या कि आपने एक्सपेंडिचर किया इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन और इन रिलेशन टू इवेंट और ओकेजन. समझो आपने कोई ओकेजन में 80 लाख का खर्चा कर दिया था. अब एओ के पास एविडेंस है कि ये खर्चा हुआ है, बट ये खर्चा जिस इनकम से हुआ है ना, वो इनकम आपने बताई नहीं है. या फिर आपके बुक में एंट्री है या एंट्रीज है इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अब इसका मतलब क्या, तो समझो कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में 2 ही एम्प्लॉइज है, 2 ही एम्प्लॉइज, बट आपने ऑन पेपर दिखाए हुए 50 एम्प्लॉइज है. अब ये 50 एम्प्लॉइज जो है उनको आप क्या पे कर रहे हो, सैलरीज एंड पीएनएल में डेबिट कर रहे हो. सो देयर आर एंट्री एंड एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. पता ही चल रहा है कि ये फेक एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस एक्चुअली में इनकर ही नहीं हुआ है. जब आपके ऑफिस में आ रहे हैं तो 2 एम्प्लॉइज दिख रहे हैं, लेकिन ऑन पेपर 50 एम्प्लॉइज आप दिखा रहे हो. तो देयर आर एंट्री और एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और एओ के पास एविडेंस है क्या कि आपकी जो एंट्री और एंट्रीज है इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज, ये और कुछ नहीं है, दिस इज इनकम विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट. बैठ रहा है आपके दिमाग में, बैठ रही है चीजें. सो आपके पास नंबर 1 या तो कोई असेट है, नंबर 2 आपने कोई एक्सपेंडिचर किया हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन और इन रिलेशन टू इवेंट और ओकेजन, या फिर आपके बुक्स में कुछ एंट्रीज है. एओ के पास एविडेंस है क्या कि ये असेट, ये एक्सपेंडिचर या ये एंट्रीज फेक है. मतलब फेक मतलब आपने कहीं ना कहीं से पैसा कमाया है और ये असेट में इन्वेस्ट किया या एक्सपेंडिचर किया है, और अब वो जो इनकम जिस पे आपने टैक्स नहीं भरा है, विच इज इन अ फॉर्म ऑफ एन असेट और इट इज इन अ फॉर्म ऑफ एन एक्सपेंडिचर और इट इज इन अ फॉर्म ऑफ योर एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इज मोर देन और इक्वल टू 50 lakhs. तो आप लोगों को नोटिस आ सकता है 3 साल के बाद भी
बट मैक्सिमम आपको आ सकता है 10 साल तक, मैक्सिमम आपको आ सकता है 10 साल तक। बैठा, दिमाग में बैठा मैंने क्या बोला आपको। अब देखो, अब है ना, अब एक और पॉइंट है जो समझने जैसा है यहां पे। मुझे नहीं लगता है कि ये चीज टारगेट करेंगे। सेक्शंस जब आते हैं ना तो थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ आने चाहिए। 148 149 1A करके सेक्शन है नीचे, 149 1A। शांति से पढ़ो, यहां से लेके यहां तक रीड करो। पढ़ा? अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूं पहले तो, नॉर्मल टाइम लिमिट जो है, नॉर्मल टाइम लिमिट टू इशू नोटिस, टू इशू नोटिस इज 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ assessment year, right? This is normal time limit. Now there is one special time limit. क्या है स्पेशल टाइम लिमिट? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। समझो आपके पास कोई इनकम थी, दिस इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, बट नाउ दिस इनकम इज नंबर 1 इज इन अ फॉर्म ऑफ एन असेट, मतलब आपने उसमें से असेट खरीद लिया है वो इनकम में से। नंबर 2, ये इनकम को आपने कन्वर्ट कर दिया है इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। नंबर 3, एक्सपेंडिचर ऑन एनी इवेंट। एंड नंबर 4, एंट्री और एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट। और अब एओ के पास एविडेंस है ये चीज का, तो फिर स्पेशल टाइम लिमिट क्या हो जाएगी? 10 years फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। एंड जो इनकम एस्केप हुई है असेसमेंट में से वो है मोर देन और इक्वल टू 50 lakhs। बोलो, ये समझा? आपके पास कुछ इनकम थी, अंडरस्टैंड, इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, बट वही इनकम को आपने क्या किया है? आपने कन्वर्ट कर दिया इनटू एन असेट। तो मेरे को कहीं से इनकम आई थी, मैंने उसमें से असेट खरीद लिया है। अब एओ के पास एविडेंस है क्या? कि ये असेट इज अक्वायर्ड फ्रॉम एन इनकम विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट। अब समझ में आ रही है चीजें? मैंने कोई खर्चा किया है, मैंने कोई खर्चा किया है, एओ के पास एविडेंस है क्या? कि सागर ने जो खर्चा किया है ना वो ऐसी इनकम से किया है विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट। और जो इनकम एज एस्केप्ड असेसमेंट वो है 50 lakhs या उससे ज्यादा, 50 lakhs या उससे ज्यादा है, तो फिर मुझे ये स्पेशल टाइम लिमिट एप्लीकेबल होगी मेरे केस में। अब सुनो, 2 चीजें मेरे को आपको सिखानी है। पहले तो उन्होंने देखो क्या एक चीज गलत कर दी है यहां पे, गलत नहीं बोल सकते, ड्राफ्टिंग उन लोगों ने थोड़ा प्रॉपर नहीं किया। असेट एंड असेट, आपके पास इनकम होनी चाहिए इन फॉर्म ऑफ एन असेट। अब है ना, एक चीज ध्यान से सुनो, रुको, यहां पे देखो असेट को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्या असेट होना चाहिए आपके पास। पढ़ो ना क्या लिखा है। असेट शैल इंक्लूड इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ शेयर, सिक्योरिटीज, लोन्स, एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स। इसका मतलब क्या? समझो मेरे पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इट इज एन असेट।
मेरे पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इट इज एन असेट. नाउ अंडरस्टैंड, दिस असेट इज अक्वायर्ड फ्रॉम एन income. This income has escaped assessment, and this income which has escaped assessment is more than or equal to 50 lakhs. Now in my case, can I say they can issue notice up to 10 years? Or else मेरे पास समझो शेयर्स या सिक्योरिटीज है, शेयर्स या सिक्योरिटीज है which are acquired from an income. एओ के पास एविडेंस है क्या कि दिस शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आर acquired from an income which has escaped assessment. And income which has escaped assessment is more than or equal to 50 lakhs. Now they can issue notice to me. अब थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओगे, ये लोग ने क्या एक गलती की है ना, मुझे बताओ ना, क्या मतलब है डेफिनेशन देके असेट का? असेट का डेफिनेशन देके मतलब क्या है? जब आप बोल रहे हो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर्स, सिक्योरिटीज, लोन्स, एडवांसेस एंड डिपॉजिट, ये 4 असेट होने चाहिए, तो एटलीस्ट राइट वर्ड मींस. आपने लिख दिया है वर्ड इंक्लूड्स, मतलब कहने से आपने जो असेट के आगे नाम लिखे वो सिर्फ एग्जांपल्स है, इसका मतलब. अब ये चीज को लेके ना, ये चीज को लेके मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल है. मतलब देखो, अभी तो ये लॉ बनता है, फिर इंटरप्रिटेशन होता है. अब क्या बोल रहे हैं कुछ लोग, ऐसा बोल रहे हैं कि ये डेफिनेशन में इंक्लूड्स नहीं होना चाहिए, मीन्स होना चाहिए, तो ये तो डेफिनेशन का मतलब है. अब कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं, इंक्लूड्स है, इसका मतलब कोई भी असेट चलेगा. तो मैं अगर जो इंटरप्रिटेशन है, जो होना चाहिए नॉर्मल इंटरप्रिटेशन, उसके हिसाब से जाऊं तो इट शुड बी वर्ड इंक्लूड ओनली. मतलब दिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ असेट, बस ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है. समझो मेरे पास बुलियन है, बुलियन मतलब गोल्ड के बिस्किट्स है, एंड दिस बुलियंस आर अक्वायर्ड फ्रॉम एन इनकम विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट, एंड इनकम विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट अमाउंट्स टू 50 lakhs और मोर. क्या हो जाएगा? यानी से होना चाहिए मेरे केस में भी 10 साल तक नोटिस भेजने चाहिए वो लोग. सो मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं यहां पे, पहले तो ये जो असेट का मीनिंग दिया है नीचे, यहां पे मैंने भी लिखा है, ये रहा असेट का मीनिंग इज इंक्लूसिव. बैठा दिमाग में, बैठा आपके ये पॉइंट? तो वो एक चीज ध्यान में रखना कि ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है. मतलब मैं ऐसा समझ रहा हूं अभी के लिए कि ये देने की जरूरत थी भी नहीं, ऐसे कुछ आपने एग्जाम्पल्स ही दे दिए असेट. बराबर, ये पहला पॉइंट है. क्लियर हुआ ये पॉइंट? दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट था. दूसरा पॉइंट मुझे ये 149(1)(a) में आपको एक्सप्लेन करना है. नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 वेयर द इनकम चार्जेबल टू टैक्स रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ एन असेट और एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू इवेंट और ओकेजन. असेट और इवेंट और ओकेजन ऑफ अ वैल्यू रेफर्ड टू इन क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1. वैल्यू रेफर्ड मतलब क्या? कितनी वैल्यू? 50 lakhs has escaped assessment, and the investment in such asset or the expenditure in relation to such event occasion has been made or incurred in more than one previous years relevant to the assessment year within the period referred in clause B of subsection 1. A notice under section 148 shall be issued for every such assessment year or assessment, reassessment or recomputation as the case may be. अब है ना, अब इधर एक जो चीज मुझे आप लोगों को हाईलाइट करवानी है वो क्या है पता है? कि उन्होंने क्या किया, बोला कि ये असेट, ये नंबर 1 ये, और नंबर 2 एक्सपेंडिचर ऑन एनी इवेंट, ये दो चीजों को लेके ना उन्होंने क्या बोला है 148(1)(a) के अंदर कि अगर ये असेट और एक्सपेंडिचर आर ऑफ मल्टीपल ईयर्स, मतलब समझो कि ये एसेट और एक्सपेंडिचर जो है आर ऑफ मोर देन 1 ईयर. मतलब क्या? आपने एक असेट खरीदा, समझो वो असेट की वैल्यू इज 1 करोड़, बट ये 1 करोड़ की जो असेट है ना वो आपकी इनकम में से खरीदा है विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट, और वो जो इनकम है ना, इनकम वो 3 साल की है. तो आप समझो ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3 की
आपकी इनकम थी, समझो एग्जांपल लो, यहां पे 30 lakhs इनकम थी, यहां पे 30 lakhs इनकम थी और यहां पे 40 lakhs इनकम थी. दिस इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट. एंड अब यही 3 इनकम मिला के आपने एक असेट खरीदा था जो है 1 करोड़ का. नाउ आपके पास 1 करोड़ का असेट है. दिस 1 करोड़ का असेट इज अक्वायर्ड फ्रॉम एन इनकम. इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट. अब 149 1A क्या बोल रहा है पता है? ओए सुनो, 149 1A क्या बोल रहा है पता है? नोटिस कैन बी इशूड फॉर ऑल 3 years. 3 साल का आपको नोटिस आ सकता है. बट अब 149 1A जो है ना, वो ये 4 चीजों में से कवर सिर्फ 2 चीजों को ही कर रहा है. अब उसका कोई मेरे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है. उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. उन्होंने सिर्फ 2 ही चीजें कवर की है यहां पे. मतलब शॉर्ट में, अगर आपके पास कोई असेट है या आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है ऑन एनी इवेंट, अब वो एक्सपेंडिचर जो हुआ है ऑन इवेंट या जो असेट अक्वायर किया है इज अक्वायर्ड फ्रॉम एन इनकम. एंड ये इनकम मल्टीपल ईयर्स की है. 3-4 सालों की इनकम मिला के है 50 लाख रुपया या उससे ज्यादा, और उससे आपने असेट खरीदा है. कहने से आपको नोटिस वो 3-4 साल जितने साल की इनकम है सबके लिए आ सकता है. बैठा दिमाग में कुछ बैठा आपके. तो ये 149 1A में दिया है. In case income chargeable to tax in a form of asset or expenditure in relation to event or occasion has escaped assessment, and the investment in such asset and expenditure to such event or occasion has been made or occurred in more than one assessment year, notice shall be issued for every such assessment year. Every such assessment year. बोलो, समझा इतना? तो स्पेशल टाइम लिमिट है, पर ये स्पेशल टाइम लिमिट 4 केसेस में एप्लीकेबल होगी. 10 साल तक यू कैन इशू अ नोटिस. 148 1A जो है उसमें वो 2 चीजें कवर्ड है कि अगर वो मल्टीपल ईयर्स से बिलोंग करते हैं, असेट या फिर एक्सपेंडिचर, तो यू एग्रीगेट इट. समझो आपने शादी की, शादी में 4 करोड़ का खर्चा हुआ. अब ये 4 करोड़ का खर्चा जो है ना, वो 3 साल की इनकम में से आया है. समझो ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, 3 साल में इनकम कमाई थी आपने कुछ, विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट. और अब आपने ये 3 साल में जो इनकम कमाई थी वो थी 4 करोड़, विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट, और अब तुमने खर्चा किया है ऑन इवेंट और ओकेजन, शादी पे. आ रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कैन आई से नाउ नोटिस कैन बी इशूड फॉर ऑल द 3 years. तो ये आपकी टाइम लिमिट है अंडर सेक्शन 149 में. अब सुनो, अब है ना, मैं आपको 2 प्रोवाइजो करवा रहा हूं. पहले फर्स्ट प्रोवाइजो, आई डोंट थिंक के क्वेश्चन आएगा उस पर, मुझे नहीं लग रहा है क्वेश्चन आएगा. शांति से ये प्रोवाइजो पढ़ो यहां से लेके यहां तक. ओके, समझो. एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं तो यू विल अंडरस्टैंड. ये फर्स्ट प्रोवाइजो है ना, उसी के लिए मैंने आप लोगों को ओल्ड टाइम लिमिट बताया है. ओल्ड टाइम लिमिट पढ़ाने का और कोई रीजन नहीं था मेरे पास. देखो, मिस्टर ए है, मिस्टर ए. समझो इसने कुछ इनकम अभी तक बताई हुई नहीं है जो 10 करोड़ की है, और ये इनकम है ऑफ AY 12-13.
12-13 की इनकम है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, 12-13 की इनकम है तो एज पर ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन, क्या नहीं से आप यहां पे फॉलो हो जाओगे, इनकम विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट इज मोर देन और इक्वल टू 1 लाख, तो नोटिस कैन बी इशूड अप टू 6 ईयर्स। तो ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से उसको नोटिस कब तक आ सकती थी, 2019 तक, 13+6 बराबर। अब गवर्नमेंट ने न्यू प्रोविजन बनाए, तो एज पर न्यू प्रोविजन क्या नहीं से अब आप उसको नोटिस, इधर ये फॉल हो जाएगा, आप उसको नोटिस भेज सकते हो अप टू 10 ईयर्स, 10 ईयर्स तक भेज सकते हो अब आप उसको नोटिस। तो 13 से लेके क्या नहीं से अब मार्च तक आ सकता है। तुम समझो हम खड़े हैं ऑन 31 मार्च 2022। ओल्ड प्रोविजन में इसको हम नोटिस नहीं भेज सकते थे, न्यू प्रोविजन में, क्योंकि ओल्ड प्रोविजन में टाइम लिमिट था 6 ईयर्स मैक्सिमम। हाँ, अगर ये होता तो 16 ईयर्स था, वो छोड़ दो, बट नॉर्मली 6 ईयर्स था। अब न्यू प्रोविजन में इन्होंने टाइम लिमिट 10 साल का कर दिया। तो अगर तुम ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से नोटिस नहीं भेज सकते हो और न्यू प्रोविजन आया और उसके हिसाब से भेज सकते हो, तो ये तो यार एसएससी का नुकसान हो गया इधर। इसीलिए वो लोग ने फर्स्ट प्रोवाइजो बनाया कि आज तुम 31 मार्च 22 पे खड़े हो, किसी ईयर का असेसमेंट तुम्हें करना है, 5 ईयर का। पहले तो तुम चेक करो कि क्या वो ईयर का असेसमेंट तुम ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से कर सकते थे कि नहीं। अगर ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से तुम वो ईयर का असेसमेंट नहीं कर सकते हो, तो तुम समझो फिर न्यू प्रोविजन में आके तुम ये नहीं बोल सकते कि हम वो साल का असेसमेंट कर रहे हैं। ये तो फिर ऐसा हो जाएगा कि कल उठ के समझो कोई नया सेक्शन आया और उसमें टाइम लिमिट 50 साल कर दी, एग्जाम्पल ले रहा हूं सिर्फ, फिर तो कहने से असेसी को सब असेसिंग ऑफिसर बोलेंगे चलो अब हम पिछले सालों का सबका असेसमेंट कर रहे हैं। बैठा आपके दिमाग में बैठा ये पॉइंट, नो नोटिस अंडर सेक्शन 148 shall be issued at any time in case for a relevant assessment year beginning on or before 1st day of April 2021 if notice under section 148, 153A, 153C could not have been issued at that time on account of being beyond the time limit specified under the provisions of clause B of subsection 1 of this section or 153A or 153C as the case may be, as they stood immediately before the commencement of Finance Act 2020। शॉर्ट में, अगर आप ओल्ड लॉ के हिसाब से नोटिस इशू नहीं कर सकते थे तो अंडरस्टैंड, फिर न्यू लॉ की वजह से अगर आप नोटिस इशू कर पा रहे हो, आपको करनी नहीं चाहिए। यह दिया गया है फर्स्ट प्रोवाइजो में। मुझे नहीं लग रहा है कि फर्स्ट प्रोवाइजो पे कोई क्वेश्चन आएगा, बट आया, समझ में आया पॉइंट क्या है। सेकेंड प्रोवाइजो देखो, बहुत इजी है। सेकेंड प्रोवाइजो देखो, बहुत इजी है। फॉलो ओल्ड प्रोविजन मतलब क्या, फॉलो 153A to 153D। एंड अब न्यू प्रोविजन दैट इज वो मर्ज हो चुका 147 से लेके 153। बैठा दिमाग में। ये सेकंड प्रोवाइजो है, ये सेकंड प्रोवाइजो है कि अगर आप 31 मार्च 21 तक आपको ओल्ड ही फॉलो करना है, मतलब पोस्ट सर्च असेसमेंट, एंड देन पोस्ट सर्च असेसमेंट गॉट क्लब्ड इन इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, तो 147 में आ जाओ। अभी क्लियर हो रही है चीजें बराबर? ओके। अब पहले तो अभी तक 149 कंप्लीट नहीं हुआ है अपना। पहले तो आप अगर ये सारी चीजें थोड़ा सा नोट कर लोगे तो इट विल बी गुड। अच्छा, मैं एक दो चीज और सिखा दूं, पहले रुक जाओ। हाँ, ये चीज समझने जैसी है। फर्स्ट प्रोवाइजो, सेकंड प्रोवाइजो ठीक है, अभी वो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे। अब देखो, एक एक मस्त पॉइंट है, ध्यान से सुनो। समझो आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है 22-23, असेसमेंट ईयर है 23-24।
ठीक है। इसका नोटिस कब तक आ सकता है? नोटिस अंडर सेक्शन 148 असेसमेंट ईयर के एंड में जाके 3 साल 24 से 25, 26, 27, 31 मार्च 27। सुनना बराबर से। अब ये पर्सन ने ROI फाइल किया। ROI इज फाइल्ड ऑन 31 जुलाई 23। प्रीवियस ईयर खत्म हुआ, 4 महीने में उसने ROI फाइल कर दिया, बराबर। 4 महीने में ROI इज फाइल। अब ROI फाइल हो चुका है 31 जुलाई 23 पे। अब है ना, इधर देखो सब लोग, समझो आज 15 मई 24 चल रहा है। 15 मई 24, डेट्स पे ध्यान देना। 15 मई 24 चल रहा है और इस दिन असेसी के पास, असेसिंग ऑफिसर के पास कुछ इंफॉर्मेशन आया दैट इनकम हैज एस्केप्ड assessment. Now he wants to start assessment under section 147. 147 में उसको असेसमेंट स्टार्ट करना है। कैन ही डू सो? क्या वो कर सकता है स्टार्ट 147? बोलो, क्या लग रहा है, स्टार्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? 147 में उसको असेसमेंट करना है। ध्यान से समझना। 15 मई को जब उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन आया, क्या नहीं से उसके पास टाइम लिमिट टू डू असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3) इज नॉट एक्सपायर्ड। अभी भी तुम कहने से 143(3) में असेसमेंट कर सकते हो। क्यों? अरे भाई, नोटिस भेजने का टाइम लिमिट इज 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। रिटर्न इज फाइल्ड यहां पे, तो नोटिस under section 143(2) can be served up to which date? Up to which date? 30th June 24. Now when you can do assessment, time limit to do assessment under section 143(3) is not expired, then assessing officer do assessment under 143(3). क्यों तुझे चीजें और कॉम्प्लिकेटेड बनानी है? 147 और कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजन है। देयर आर n नंबर ऑफ प्रोसीजरल पार्ट इन 147। तुम्हें कोई अप्रूवल लेने की जरूरत है 143(3) में? नहीं। तुम्हें कोई मिनी असेसमेंट करने की जरूरत है? नहीं। जब चीजें आपके हाथ में सिंपल है पहले से ही, आप क्यों उसको कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो? तो आपको क्या असेसमेंट करना चाहिए? आंसर इज नो। असेसिंग ऑफिसर can start regular assessment. He can start regular assessment because time limit has not expired. तो क्यों 147 में जाना है? मैं क्या बोल रहा हूं, 147 आपको मना नहीं कर रहा है, बट जाना क्यों है आपको? क्यों वो फिर इंक्वायरीज करनी है, फिर नोटिस भेजना है, फिर उसका रिप्लाई आएगा, फिर ऑर्डर पास, फिर नोटिस जाएगी 148 में। इतना प्रोसीजर क्यों फॉलो करना है आपको? जब चीजें आपके पास सिंपल है पहले से ही, तो वो फॉलो करो। गया ये पॉइंट भेजे में। और एक लास्ट पॉइंट, फिर आप लोग सारी चीजें कॉपी करो। अब ये पॉइंट समझना, असेसिंग ऑफिसर जो है, असेसिंग ऑफिसर, इसके पास इंफॉर्मेशन आया कुछ। क्या इंफॉर्मेशन आया? ध्यान से सुनना। इनकम ए हैज
एस्केप्ड असेसमेंट, ऐसा इंफॉर्मेशन आया। तो असेसिंग ऑफिसर ने 148A का जो प्रोसीजर था वो फॉलो किया। 148 की जो नोटिस थी वो भेजी एंड उसके बाद असेसमेंट स्टार्ट हुआ। असेसमेंट स्टार्ट मतलब आप बोल सकते हो हियरिंग स्टार्ट हुआ। हियरिंग स्टार्ट हुआ। नाउ ड्यूरिंग हियरिंग assessing officer comes to know that income B has also escaped assessment। हियरिंग के वक्त पता चला कि और एक इनकम है विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट, बराबर। हियरिंग के वक्त पता चला कि इनकम बी हैज ऑल्सो एस्केप्ड असेसमेंट and AO wants to tax income B along with income A। उसको दोनों इनकम को साथ में क्लब कर देना है। Now the question is, procedure under section 148A is followed only for income A and not for income B। So can assessing officer tax income B without following the procedure under section 148A? क्वेश्चन समझा क्या है सर? अभी आंसर क्या है उसका? 147 जो सेक्शन था ना, उसके नीचे एक एक्सप्लेनेशन दिया है, पढ़ो। गया भेजे में। एज पर एक्सप्लेनेशन टू 147 AO कैन टैक्स इनकम बी ऑल्सो। समझा? दिस इज पार्ट ऑफ 147 प्लस ये जो मैंने आपको सिखाया कि व्हेन टाइम लिमिट टू डू असेसमेंट अंडर 143(3) इज पेंडिंग, नो नीड टू डू असेसमेंट अंडर सेक्शन 147। और ये 149 अभी भी अपना बाकी है। 149 अभी भी बाकी है। मैंने आपको सिर्फ टाइम लिमिट पढ़ाई और फर्स्ट और सेकंड प्रोवाइजो बताया है। चलो, बहुत हेवी हो गया है आज। यहां से स्टार्ट होगा इनकम एस्केपिंग असेट। भी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करके खत्म करते हैं, ठीक है? चलो, बाय बाय।